जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जहां हमने पॉइंट 21 तक, सॉरी 20 तक कवर कर दिया था। 21 यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसे आप कल पढ़े थे परचेज के बारे में कि पुनः बिक्री के लिए खरीदा गया चीज क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। वैसे ही सेल्स है। तो जिस जो भी व्यापारी होते हैं, जो व्यापार करते हैं, जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसको बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेल्स। कहा है व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है वही उसकी क्या कहलाती है, बिक्री कहलाती है। मैं फोन बेचता हूँ तो फोन मेरे लिए क्या है, एक सेल्स का मेथड है कि फोन सेल करता हूँ। किस चीज का बिजनेस करता हूँ तो फोन का क्या कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ। समझ में आ गया ना। तो मैंने बताया था परचेज को हिंदी में क्रय बोलते हैं और सेल्स को हिंदी में विक्रय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय बोलते हैं। ठीक है। अगला है परचेज रिटर्न, जिसे बोलते हैं, परचेज का मतलब क्या होता है, क्रय, और रिटर्न का मतलब वापसी, यानी क्रय वापसी। मतलब कोई सामान आप खरीदे थे, आप उसको वापस करने जा रहे हैं। समझिएगा बात ध्यान से, आप कोई सामान खरीदे थे, आप उसको वापस करने जा रहे हैं। तो वापस करने की प्रक्रिया यहाँ पे है। ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिया है कि एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये सब चीज ये नहीं है बिजनेस में। ठीक है। यहाँ नॉर्मल है कि वापस होगा। तो जब आप कोई सामान खरीद के लाएंगे और उसको वापस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, कल खरीदे थे परचेज कहे थे, आज वापस करे तो परचेज रिटर्न बोल रहे हैं, यानी क्रय वापसी हो रही है। जो सामान खरीदे थे वो वापस हो रहा है। अब थोड़ा एक बात बताइएगा, मैं कल ये रिमोट खरीदा था 10 रुपए। मैंने 10 रुपया दिया, मैं 10 रुपया दिया दुकानदार को, रिमोट खरीदा और घर चला गया। तो ये रिमोट किस मोड में खरीदा गया है, नगद खरीदा गया है। अगर मैं कल वापस करूंगा रिमोट को तो दुकानदार मुझे क्या वापस करेगा, मेरा 10 रुपये वापस कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि कहना ये चाहता हूं मैं कि जिस माध्यम से आप क्रय करते हैं, परचेज करते हैं, उसी माध्यम से वापसी भी होती है। जिस माध्यम से खरीदते हैं उसी माध्यम से वापसी, मतलब जैसे समझो दूसरा कंडीशन, मैंने रिमोट खरीदा 10 रुपए, लेकिन मैं पैसा दिया नहीं, मैं घर चला गया। अगले दिन रिमोट काम नहीं किया, लाके वापस कर रहा हूँ, तो मैं रिमोट वापस करूंगा दुकानदार को तो दुकानदार मुझे कुछ वापस करेगा, 10 रुपया नहीं वापस करेगा, क्योंकि मैंने 10 रुपया दिया ही नहीं था। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस माध्यम से आप कोई चीज खरीदेंगे उसी माध्यम से वापसी भी होगी। समझ में आ गई बात ना। अगर नगद खरीदेंगे तो नगद वापसी, उधार खरीदेंगे तो उधार वापसी। और एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति का नाम कॉपी में कब लिखा जाता है, जब वो उधार लेता है। आप मेरी दुकान पे आए, 10 रुपए का बिस्किट लिए, पैसा दिए, चले गए, क्या कहीं भी जरूरत है किसी भी एंगल से कि मैं आपका नाम नोट करूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका नाम कब नोट करूंगा, जब आप मेरे से उधार लेंगे, और या यूं कह सकते हैं कि जब मुझे भविष्य में आपसे कभी पैसा पाना होगा, उस वक्त हम किसी का नाम लिखते हैं। या किसी को भविष्य में देना है तो भी, जैसे हम किसी को 5 5 लाख रुपए उधार मांग रहे हैं तो वो तो लिखेगा ही, क्योंकि हमको दिया है, हम भी लिखेंगे। क्यों कि मान कभी मुझे हो जाए, कोई बात हो गई, तो मेरे परिवार वाले इस चीज का वहन करेंगे, मेरे बच्चे या घर वाले जो भी होंगे इसका वहन करेंगे कि फलाने से इन्होंने 5 लाख रुपया लिया, उसका चुकाना है, ब्याज पे लिया था कि हफ्ते लिया था, क्या किया था, सब बातें लोग लिख देते हैं, घर पे मिला, यानी दोनों पक्ष के लोग लिखते हैं। ये चीजें हमेशा चलती आई है। हम ही परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, और एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज वाउचर में, लेकिन बेच रहा है वो सामने वाला, तो बेच रहा है ना, वो कहाँ करेगा, मतलब एंट्री दोनों लोग नहीं करेंगे। समझ आ गया बात ना। तो यहाँ बात करेगी क्रय वापसी की, यानी कि यदि किसी भी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स हम वापस कर दे, किसको, अपने सप्लायर को। याद रखिएगा, हम जिसे खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर होता है, हम जिसको बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है। आई रिपीट, जिसे हम खरीदते हैं वो हमारा क्या होता है, सप्लायर होता है, और जिसे हम बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है। कहा है यदि किसी भी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स वापस कर दे अपने सप्लायर को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, परचेज रिटर्न कहा जाता है। और सेल्स रिटर्न किसे कहा जाएगा, कि कोई कस्टमर हमको लाके सामान वापस कर दे, हम बेचे थे अपने कस्टमर को, तो लाके हमको वापस कर दे रहा है। और वापस करने का रीजन क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। डैमेज हो सकता है, क्वालिटी अच्छी ना हो, प्राइस ज्यादा हो, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सस्पेक्ट ज्यादा हो सकते हैं। ध्यान नहीं देना है, बस ये देखना है कि वापसी हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी जो आप सामान सेल किए हैं, बेचे हैं, अगर बिका हुआ माल वापस आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। और आप वापस कर रहे हैं तो परचेज। समझ में आ गई ना। तो परचेज रिटर्न को बोलते हैं क्रय वापसी, इसको बोलते हैं। आप किसी से खरीदे होंगे ना तभी तो वापस कर रहे हैं, और आपसे कोई खरीदा हो तभी ना आपको वापस कर रहा है। दोनों अलग अलग हो, और इन दोनों के लिए अलग अलग वाउचर भी इस्तेमाल होता है, आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल में याद रखिएगा,
कि जब हमारा कस्टमर हमको सामान वापस करे तो क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। और जब हम अपने सप्लायर को वापस करें तो परचेज। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगला है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया। क्या होता है? रहतिया। जैसे मान लो हमने 10 पैकेट लाए बिस्किट, 10 पैकेट बिस्किट लाए थे, रखे हैं और 8 बेच दिए हैं। अगर मैं पूछूं आपके स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं आप? 2 पड़ा हुआ है। ये आपका क्या है, रहतिया है कि रखे हैं, और अभी भी मेरे स्टॉक में 2 पैकेट है, 2 और बेचना है अभी मुझे। ये दिमाग में सेट रहता है। अच्छा, आपने देखा होगा मेडिकल शॉप पे आप जाते हो, कोई मेडिसिन मांगते हो, मेडिकल शॉप वाले बड़ा कॉन्फिडेंट बोलते हैं, जाओ वहां रैक में एक पत्ता पड़ा होगा लेके आ रहे हैं भैया, चीज नहीं मिलेगा, एक पत्ता दे रहे हैं, 2 कल आके ले लीजिएगा। ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? स्टॉक मैनेजमेंट की वजह से। कहाँ से आता है? स्टॉक मैनेजमेंट की वजह से आता है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि कितना क्वांटिटी हम लाए थे और कितना बेच चुके हैं, ये सारी एंट्री हो रही है वहां पे, समझ गए ना? इसीलिए तो लोग टैली का अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं। समझ में आ गया ना स्टॉक का मतलब? और स्टॉक किसको बोलेंगे? जो हमारे गोडाउन में या हमारी दुकान पे पड़ा हुआ है बेचने के उद्देश्य से। तो सोल्ड हो गया कि अनसोल्ड है? अनसोल्ड। वही बात यहाँ कहा गया है, ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन या वेयर हाउस में, या मतलब जो भी बोले, में सेल के लिए रखा गया हो, वो गुड्स हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। मतलब जो दुकान में पड़ा हुआ है, बिका नहीं है, वो क्या है? स्टॉक है। तो लोग नहीं कहते हैं, कुछ सामान जाओगे, मान लो मेडिकल वाले कुछ घूमते हैं, गत्ता उत्ता लेके दवा हुआ दुकान दुकान पे, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं निरान अभी नहीं लेंगे, हमारे वहाँ ऑलरेडी स्टॉक है, जब खत्म हो जाए तो जरूर लेंगे। स्टॉक का मतलब यही होता है कि आपके पास रख दिया है कभी बेचने के लिए, अभी आपको जरूरत नहीं। तो रख दिया का मतलब, ये रख दिया किसी एक चीज को नहीं बोलेंगे, जितने भी आइटम है ना सबको स्टॉक बोलेंगे। जो भी आपके दुकान में पड़ा हुआ है बेचने के उद्देश्य से, वो सब क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक। कहा है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स भी स्टॉक कहलाता है। जैसे हम 5 पीस ट्रैक्टर लाए, 3 ही बेच पाए, 2 रह गया, तो भी स्टॉक ही कहलाएगा। स्टॉक में 2 ट्रैक्टर बचे हैं। और वही स्टॉक फाइनेंशियल ईयर के अंत में यानी 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। क्लोजिंग क्योंकि कीमत क्लोज किया जाता है ना, और वही तो 2 ट्रैक्टर फेंक देंगे फिर। हाँ, उसी ट्रैक्टर में कुछ और ट्रैक्टर खरीद के मिला के हम उसी को ओपनिंग स्टॉक बनाते हैं। समझिएगा ध्यान से। बेचने को उद्देश्य बढ़ा हुआ था, स्टॉक कहला रहा था। फाइनेंशियल ईयर के अंत में क्लोजिंग स्टॉक कहलाया। और नए ईयर में, नए साल में 1 अप्रैल जब स्टार्ट हुआ अगला जो आ रहा है 1 अप्रैल 2025, उसमें वही क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक। हर चीज में स्टॉक लगा है ना, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल स्टॉक। समझ रहे ना बात को? तो कहेंगे, कोई पूछेगा स्टॉक क्या होता है, बोलिएगा ऐसी अनसोल्ड चीजें जो दुकान में या गोडाउन में पड़ी हुई हैं बेचने के उद्देश्य से, वो क्या कहलाएंगे? स्टॉक। अगला है डेब्टर, और उसके बाद है क्रेडिटर। अब क्या होता है समझिएगा। डेब्टर मतलब होता है लेनदार, और उस क्रेडिटर का मतलब होता है देनदार। ठीक है, लेनदार और देनदार क्या होता है? आप परचेज कर रहे हैं अपने सप्लायर से, तो आप कौन है? आप अपने सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं, तो आप क्या है उसके? डेब्टर है। आप उसके कस्टमर है ना, तो क्या हो गया, ले रहे हैं सामान ना, तो डेब्टर है। डेब्टर का मतलब क्या होता है? लेनदार। क्या होता है? लेनदार। और आप सामान जब बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या है आपका? कस्टमर। वो आपसे चीजें ले रहा है ना, और आप दे रहे हैं ना, तो आपको क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर बोला जाएगा। सोचिए, जब आप परचेज किए तो आपको डेब्टर कहा गया, और जब आप सेल किए तो आपको क्या कहा गया? तो लिख लीजिएगा, लेनदार और देनदार।
हो गया, हो गया बाबू आप लोग का। ठीक है, तो ये लेनदार देनदार क्यों कहा रहा है? अगर मान लो हम कोई सामान आपसे उधार लिए हैं तो हमें लेनदार कहा जाएगा, और आपको क्या कहा जाएगा? देनदार कहा जाएगा। समझ रहे ना? लेनदार और देनदार। कहा है कि वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस पे क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सर्विस परचेज करता है, वो क्या कहलाता है? डेब्टर कहलाता है। ठीक है। और क्रेडिटर क्या होता है? वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। एक सेकंड थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है लेनदार और देनदार में, मैं थोड़ा क्लियर कर लूं। वेट अ मिनट। क्रेडिटर मतलब क्या कहे हैं? देनदार लिखवा दिया है ना? ये कंफ्यूजन था, लेनदार होता है, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्रेडिटर का मतलब लेनदार होता है और डेब्टर का मतलब देनदार होता है। मतलब देगा कौन? उधार जो लिया वही देगा ना। अब थोड़ा इस चीज को थोड़ा समझना है, मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसीलिए वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। क्रेडिटर मतलब लेनदार होगा और डेब्टर मतलब देनदार होगा। देखिए अभी हम नगद की बात नहीं कर रहे, उधार की बात कर रहे, थोड़ा सब सामने देखिएगा ध्यान से। हम परचेज कर रहे हैं, सामने वाला क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्लायर। और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला क्या कहलाता है? कस्टमर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सप्लायर से हम खरीदते हैं ना, सप्लायर हमको दे रहा है तो हम उधार खरीदे हैं। हम क्या खरीदे हैं? उधार खरीदे हैं। तो ये क्या है हमारा? क्रेडिटर है ना। सप्लायर क्या है हमारा? क्रेडिटर है ना, इसी से खरीदे हैं हम लोग। और ये कस्टमर क्या है हमारा? डेब्टर है। क्या है? डेब्टर। अब डेब्टर को क्या लिखवाए हैं हम? देनदार ना। अगर बताओ। हाँ, नहीं अभी चेंज करवाया है ना। क्या लिखवाया है? डेब्टर को क्या लिखवाया है? देनदार ना। समझिए मेरी बात समझिए। अगर आप सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को उधार, तो आपका कस्टमर आपको पैसा देगा कि नहीं देगा? अगर उधार बेचे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? लेनदार बोलेंगे। ये लिखा है ना डेब्टर मतलब। देनदार लिखा है ना डेब्टर में, देनदार। यही देगा ना आपको पैसा। भाई अगर उधार ये ले रहा है तो देगा कौन? तो याद करिए, मैंने लिखा है डेब्टर मतलब क्या होता है? देनदार। मतलब देगा कौन? जो उधार लिया है। उधार कौन लिया है? हमारा कस्टमर। अब समझिएगा, यहाँ पे कहा गया है लेनदार, यानी आपने उधार खरीदा है तो आपसे ये लेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? लेनदार, क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखिए हिंदी वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सीरियसली बात समझ लीजिए। क्रेडिट और डेबिट का मतलब कल बताए थे आपको, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट को हम रिप्रेजेंट किए थे माइनस से और क्रेडिट को प्लस से। ये बस सोचने के लिए था, ऐसा कुछ था नहीं। तो समझिएगा, अगर हम कोई सामान उधार खरीद रहे हैं, पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी सामान उधार खरीद रहा हूँ तो सामने वाला मेरा क्या कहलाएगा? सप्लायर कहलाएगा। और मैंने उधार खरीदा है उससे, तो वो मेरा क्या है? क्या लिखवा है? देखिए क्रेडिटर का क्या लिखवा है? लेनदार है, क्योंकि वो हमसे क्या करेगा? लेगा पैसा ना। पैसा लेगा, लेनदार है वो हमसे लेगा पैसा। लेकिन अगर नॉर्मल वे में बात करें कि हम किसी को बेच रहे हैं, अब हम किसी को बेच रहे हैं, वो हमारा कस्टमर है सामने वाला, वो हमसे उधार खरीदा है, तब क्या है हम? तब वो देनदार है। समझ गए ना बात को? दोनों की बात होती है। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो लेनदार है, और हम क्या है? देनदार है। सीधी सी बात, यही समझ लीजिए, यही बात क्या है?
क्योंकि एक बार हम परचेज करेंगे, एक बार हम सेल करेंगे, तो दोनों माध्यम से ही समझ लीजिए, हम परचेज कर रहे हैं, वो सेल कर रहा है, दोनों बाकी एक ही में हो जाए तो क्या हो गया, लेनदार हो गया, और हम क्या होंगे, लेनदार। हमको देना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा क्या, पैसा, कैश। क्योंकि यहाँ क्रेडिट बेसिस की बात की गई है। याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट बेसिस। क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। लिखिएगा, क्रेडिट का मतलब उधार होता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार होता है, लिख लीजिएगा। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो जब भी क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, तो मतलब उस ट्रांजेक्शन में उधार लिया गया है। क्या किया गया है, उधार लिया गया है। हो गया। चलिए, अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है, वह पर्सन या बिजनेस जो हमारे बिजनेस से, यानी हमसे हमसे कोई चीज क्रेडिट बेसिस पे गुड्स या सर्विस परचेज करता है तो क्या कहलाएगा, डेप्टर कहलाएगा। और जब हम किसी से परचेज करेंगे तो क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। सुनिएगा, वह पर्सन या बिजनेस जिससे हम गुड्स या कैश बेसिस पे खरीदे या उधार बेसिस पे खरीदे, उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जब हम खरीदेंगे तो सामने वाला क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। जब हम बेचेंगे तो सामने वाला क्या कहलाएगा, डेप्टर कहलाएगा। बात क्लियर हुआ, फिर से सुन लीजिए। जब हम खरीदेंगे, कभी भी बिजनेस में खुद की बात नहीं होती है, हमेशा सामने वाले को प्रायोरिटी देना है। जब हम खरीद रहे हैं किसी से तो वो हमारा क्रेडिटर है, देनदार है, लेनदार है। और जब हम बेच रहे हैं तो वो हमारा डेप्टर। बस क्रेडिटर डेप्टर याद रखिए, वो सब छोड़ दीजिए, लेनदार देनदार कंफ्यूज हो जाएंगे हिंदी में। सीधा सीधा समझिए, जब हम परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला देने वाला है ना, क्रेडिटर है। और जब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सामने वाला क्या है, हमारा कस्टमर है, तो डेप्टर है। बस इतना है। कस्टमर ऐसे लिख लीजिएगा आप, कि कस्टमर कस्टमर डेप्टर होता है, ऐसे लिख लीजिए सीधा सीधा। और सप्लायर सप्लायर क्या होता है, क्रेडिटर होता है। सीधा सीधा एक लाइन लिख लीजिए, हो गया। हो गया, हो गया। अगला है रिसीवेबल, यानी प्राप्त होने की बात कर रहा है। यानी जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, तो उसे क्या बोलेंगे, रिसीवेबल बोलेंगे। यानी भविष्य में हमें क्या करना है, किसी से पैसा पाना है। और पेवेबल का मतलब भविष्य में अगर हमें किसी से पैसा देना है किसी को, तो उसे क्या बोलेंगे। आप कॉमन चीज समझ लो, पे का मतलब देना और रिसीव का मतलब प्राप्त करना। तो अगर पाना है तो रिसीवेबल बोलेंगे, और देना है तो पेवेबल बोलेंगे। पे एबल, पे मतलब देना, और एबल मतलब योग्य, जो देने योग्य है वो पेवेबल कहलाएगा, और जो पाने योग्य है उसे रिसीवेबल कहलाएंगे। ठीक है, प्राप्त करना। तो किससे हम पाएंगे, जो हमसे उधार ले गया होगा उसे भविष्य में पाना है। अब किसको देंगे, जिससे हम उधार खरीदे होंगे उसको देंगे। वही बात कहा है जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस में भविष्य में पाना है उसे अमाउंट रिसीवेबल कहलाता है। और जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को भविष्य में देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पे बकाया है, उसे हम पेवेबल अमाउंट कहते हैं। कोई दिक्कत। अगला जर्नल है। मैंने कहा था यहाँ जर्नल की स्पेलिंग JO से होगी, यहाँ GENER सामान्य वाला जर्नल नहीं होगा। यही जर्नल हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। इस जर्नल का मतलब होता है सामान्य, क्या होता है, सॉरी, उस जर्नल का मतलब सामान्य होता है। इस जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा। क्या होता है, रोजनामचा। यानी जिसपे रोजाना चीजों को नामांकित करें। डेली के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, इसी जर्नल एंट्री के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, रोजनामचा। अब देखिएगा ध्यान से, कहा है जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है
जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? जर्नल एंट्री का। सबसे पहले हम लोग यही स्टार्ट करेंगे, जब ये थ्योरी खत्म हो गई अभी, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी। जर्नल एंट्री भी दो टाइप की होती है, एक सिंपल जर्नल एंट्री होती है, एक कंपाउंड होती है। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग। अगला है 30 नंबर वाला, जिसका नाम है लेजर। क्या नाम है? लेजर। और लेजर यहाँ पे कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जनरल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें जनरल एंट्री होती है और अकाउंट्स में क्लासिफाइड करके, यानी कि जनरल एंट्री करते समय अकाउंट को क्लासिफाइड करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है लेजर में। लेजर होने का, यहाँ लेजर का मतलब ये है कि मान लो पटौना में जो स्टेट बैंक है, उस स्टेट बैंक में बहुत लोगों के खाते होंगे, तो बैंक भी तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करती है, किसके खाते में आया, कितना गया, और हमारे में भी रिकॉर्ड होता है। तो हमारे खाते में सिर्फ हमारी बातें होती है कि किसी और की भी बातें होती हैं? तो क्या हो गया, ये लेजर की पोस्टिंग कहलाती है कि सबका क्लासिफिकेशन किया गया है कि मनीष का खाता मनीष में और मुकेश का खाता मुकेश में, सारी हिस्ट्री उनके खाते में ही होगी। मतलब किसी का एक में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है कहते हैं मनीष का पैसा तब तक मुकेश के खाते में रख दे रहे हैं, शाम को उसमें डाल देंगे, ऐसा होता है क्या? आप पैसा जमा करने जाते कहता है क्या तब तक उसमें डाल दे रहे हैं, बाद में आपके में डाल देंगे, ऐसा है? नहीं होता है, क्योंकि सबका एक क्लासिफिकेशन है, सबका वर्गीकरण किया गया है, मतलब सेपरेट किया गया है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है उनका, एक स्पेसिफिक व्यक्ति का। समझ रहे हैं ना? तो यही लेजर की पोस्टिंग होती है। जब जनरल में एंट्री हो जाती है तो वहां कैश का अकाउंट, कैश का लेजर अलग बनेगा, लेजर की पोस्टिंग कही जाती है इसी को। जितना कैश का लेजर होगा एक में जाएगा, जितना में पार्टी का नाम होगा अलग जाएगा, कैपिटल का अलग जाएगा, बैंक का अलग जाएगा, सबका अलग अलग लेजर बनता है। समझ रहे हैं ना? हाँ। और लास्ट है आज का, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंट का एक समीकरण होता है। याद करिए, मैंने तीन चीज लिखवाई थी। क्या? एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटी। याद आ रहा है ना? उन्हीं तीनों चीज से मिलकर बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन। कहा रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स, लाइबिलिटी एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखने लगे तो उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल टू, यानी कि संपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस कैप पूंजी, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इससे दो इक्वेशन और बना सकते हैं आप लोग, पूछिए कौन कौन सा। जैसे एसेट्स इक्वल टू हो गया, वैसे कैपिटल इक्वल टू नहीं हो सकता है, या वैसे लाइबिलिटी इक्वल टू नहीं हो सकता है। क्या होगा बताइए? अगर दो इक्वेशन और बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? साइड चेंज करना जानते ही हैं आप लोग। तो अगर हम एसेट्स इक्वल टू हो गया क्या, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो अगर कोई पूछे कैपिटल इक्वल टू, तो कैपिटल इधर ही रहने दीजिए, बस लाइबिलिटी को इधर लेते आइए। तो एसेट्स इधर ये है, माइनस हो जाएगा। ऐसा ही यानी इक्वेशन बनेगा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। और एक और बनेगा क्या, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये दो इक्वेशन आप चाहें तो और लिख सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी और लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल लिख सकते हैं। दो इक्वेशन और, एक इक्वेशन से दो इक्वेशन और बन सकता है। ठीक है, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। इस तरह से आपके अकाउंटिंग टर्म खत्म हो गए। अगली क्लास से स्टार्ट होंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ेंगे हम? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। सब लोग यहाँ तक 31 तक पढ़ के आएंगे, पूछा जाएगा, फिर स्टार्ट होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू क्लास।